हमने 15 अगस्त 1947 में आजादी पा ली थी, पर हम आजाद होकर भी गुलाम ही रहे, कभी हालातों के तो कभी अपनों के। इसी तरह के ताने बाने से सजा है हमारा नाटक अपना अपना हिस्सा। आपके हिस्से का जो आपको लगे उसे आप ले लें, जो ना लगे उसे छोड़ दें। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कोई अपनों का भी गुलाम हो सकता है? तो आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना दें, बस नाटक देखें और समझें। माँ की जिम्मेदारी आधी तेरी और आधी मेरी। सुबह की रोटी हम देंगे और रात की चाय ना, ठीक है ना माँ? जैसा तुम कहोगे बेटा, पर दोपहर की कौन देगा? अगर एक टाइम नहीं खाओगी तो कोई जान नहीं निकलेगी माँ। डॉक्टर भी कहते हैं बड़ी उम्र में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, इससे शरीर सुस्त हो जाता है। ठीक है बेटा, पर डॉक्टर ये तो नहीं कहते ना कि बड़ी उम्र में सांस भी ना लो, नहीं तो दमा हो जाता है। तेरे को कह दिया ना माँ, सुबह की रोटी मैं दूंगा और रात की बड़ा। 3 दिन नहाना धोना मेरी तरफ और 3 दिन बड़े की तरफ। और 7वें दिन का क्या बेटा? अगर एक दिन नहीं नहाओगी तो कौन सा रोग घट जाएगा माँ। अपने कपड़े आप धोना, 1 महीने साबुन की टिक्की हम देंगे और 1 महीने बड़े। जैसा तुम कहो बेटा। जीवन चलता है, रुकता है तो फिर चल पड़ता है। ये जीवन भी अजीब है, जाने कौन कौन से रंग दिखाती है जिंदगी। कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है जिंदगी। ऐसे ही अजीब मोड़ पर खड़ी थी नसीब कौर की जिंदगी। चलो देखिए आगे होता है क्या। सुखे बेटा, सुखे घर आए जगे। आया ताई आया, बैठ जा ताई। बैठते गई, पर बेटा थारी अकल पे पत्थर पड़ गए। देख बेटा, साथ रहने की रीस ना होती, दोनों भाई मिल कर रहा करो। क्यों तेरी माँ ने दुखी कर रहे हो बुढ़ापे में? नहीं ताई, अब नहीं निभेगी हमारी। आपको इसलिए बुलाया था कि हमारा बंटवारा करा दो। ओहो बेटा, घरा में छोटी मोटी बात तो होती रहे हैं, अच्छे। नहीं ताई, अब बातें छोटी नहीं रही। रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है हम अलग ही हो जाएं। पर बेटा, ठीक है ना ताई, जब इनकी बनती ही नहीं तो क्या फायदा इकट्ठा रहने का। जब रिश्तों में दरार आ जाती है तो उन्हें भरना मुश्किल हो जाता है। ठीक कहता है बेटा पवित्र, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तो अच्छा अपना कमाओ अपना खाओ। बस ताई को मत रुलाओ, अगर नहीं संभाल सकते तो इन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। भाई हम तो बात कहते हैं सच्ची, कड़वी तो लग ही जाती है। ना बेटा पवित्र, मैंने नहीं जाना किसी आश्रम में। मैं तो यहीं रहकर अपना समय काट लूंगी अपने परिवार के साथ। वहां तो मैं मर ही जाऊंगी। ओहो ताई, अब भी तू कहाँ जिंदा है? इनके लिए तो तू मरी हुई है। ईब के करा नसीब को, तेरे छोरे इकट्ठा रहना नहीं जानते। मैंने तो बहुत समझा लिए। क्या बताए नसीब कौर? नसीब कौर के तो नसीब ही हार गए। बड़ी मुश्किल से भगवान से ये बेटे मांगे थे और आज इन्हीं बेटों से रोटी मांगती हूँ। अब मैं क्या कहूँ, जैसा ये कहते हैं वैसा ही कर दो। ताई, जमीन तो हमारे पिताजी के नाम पे है, हमारे नाम कैसे चढ़ेगी? वो तो बेटा थारे नाम चढ़नी है, क्योंकि पिता की मौत के बाद विरासत के तौर पर जमीन उसके बेटों के नाम अपने आप चढ़ जाती है। पर ताई, पिता की मौत का क्या सबूत? और फौज ने कारगिल की लड़ाई के बाद लापता बता दिया। अगर पिताजी जिंदा भी होते तो अब तक मिल जाते, और अगर जिंदा भी होंगे तो बूढ़े होकर मरने वाले होंगे। फिर ताई पटवारी को बुलाकर जमीन आधी आधी करवा दे और कल तहसील जाकर जमीन हमारे नाम चढ़वा दे। आधी आधी नहीं भाई, अपना अपना हिस्सा कहो। ताया फौजी सज्जन सिंह के तुम 5 वारिस हो। सही कहता है बेटा पवित्र, एक तो नसीब कौर और चारों भाई बहन। सत में जमीन तो लड़कियों के नाम ही चढ़ेगी। भाई देखो,
हम तो बात करते हैं सीधी, कड़वी तो लग ही जाती है। ऐसे कैसे चढ़ेगी लड़कियों के नाम? आज तक तो चढ़ती नहीं देखी। वैसे बेटा कानून तो वारिसों को एक जैसा समझता है। अगर बहनें लिख दें कि हमें कोई ऐतराज नहीं तो जमीन को हम दोनों भाइयों में आधी आधी बांट देंगे। वो भी ताई अगर अंगूठा लगा दे तो। पर बेटा पवित्र बात तो बहनों के अंगूठे की है ना, नसीब कौर के अंगूठे का क्या? हाँ वो तो मुझे पता है ताई, ये ताई का अंगूठा काट कर भी लगा लेंगे। हम तो बात करते हैं सच्ची, कड़वी तो लग ही जाती है। इस तरह कहानी आ गई उस मोड़ पर जब हमें ना चाहते हुए भी अपनी ही आंखों के सामने अपने ही खून को पानी होते देखना पड़ रहा है, क्योंकि पैसे का लालच ही कुछ ऐसा होता है जो अपनों को भी दुश्मन बना देता है और लालच की ऐसी पट्टी हमारी आंखों पर चढ़ा देता है कि हमें ना तो माँ दिखती है, ना बाप दिखता है, ना भाई बहन या कोई भी रिश्ते नाते नहीं। बस हमें दिखता है तो केवल लालच, जमीन और पैसा। नसीब कौर, निपैड़े नसीब कौर। हाँ, कौन? मैं प्रीतो। आजा प्रीतो।